जी, पंचकुला से आप खड़े हैं विधायक पद के लिए, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं वो बताएं। पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप लोग आए। पंचकुला के जो मुख्य मुद्दे मेरे मुताबिक हैं, यहाँ पे कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, बुढ़नपुर है, आशियाना फ्लैट्स हैं, खड़ग मंगोली है। इन जगह पे रहने वाले लोगों का जीवन बहुत दुर्भर है। यहाँ पे ना तो कोई किसी तरह के सीवरेज की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना प्रॉपर बिजली की सुविधा है। और जो रोड्स हैं, रास्ते हैं, उस पर आप चल भी नहीं सकते, स्कूटर ले जाने की दूर की बात है। आप हैरान हो गए देख कर के जो सीवरेज है, लोगों ने जो सेप्टिक टैंक है घर के नीचे ही बना रखे हैं। जो घर के नीचे बना रखे, अब घर के नीचे अगर बना रखे हैं तो आप ये सोचिए कि उस कितना अनहाइजेनिक होगा। और दीवारों को पे पूरी सिलन आ रही है। तो मेरा सबसे फर्स्ट एजेंडा ये है कि उनके लिए पूरी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, या एज ए सब्स्टिट्यूट जो है उनको 50-50 गज के प्लॉट दिलवाए जाएं किसी भी प्राइम मिनिस्टर योजना के अंडर या किसी भी योजना के अंडर, ताकि उन लोगों को एक अच्छा, जैसे कि चंडीगढ़ में अपने 4 मंजिला फ्लैट हैं, 4 नंबर कॉलोनी उठा दी गई, इस तरह से उनके लिए 50-50 गज के प्लॉट मिले, ताकि वो उसके ऊपर अपने घर बना सके और उसमें प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर सीवरेज, प्रॉपर बिजली और प्रॉपर पानी हो सके। या फिर उसी कॉलोनी में इतनी सुविधाएँ दी जाएँ कि उनका जीवन एक अच्छे से जी सकें। दूसरा क्या है, वो जो गंदा नाला जाता है कॉलोनी के आगे से, उस नाले को डूंगा किया जाए, उसको ढका जाए, ताकि उससे जो हर बारिश में पानी जो है घरों में चले जाता है, 3-3 फुट पानी घरों में चला जाता है और लोगों का सारा फर्नीचर, सारा सामान ख़राब हो जाता है। और आप सोच के देखिए कि अगर किसी के घर में 3 फुट पानी चला जाए तो उसका क्या हाल होगा। मौजूदा सरकार उन कॉलोनियों को अवैध बताती है। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान पैदा हुआ है उसको रहने का हक है। या तो सरकार उनको घर दे दे, या जहाँ पे वो 30 साल से 35 साल से रह रहे हैं उसको रेगुलराइज कर दे। सारे हरियाणा में कॉलोनी को हर साल रेगुलराइज किया जाता है, कहीं भी हो। तो इन कॉलोनी को जो 35 साल से लोग रह रहे हैं, तो इनको अब अवैध क्यों किया जा रहा है। मैं कहता हूँ चलो आपने कह दिया कि अवैध है, तो उनको 50 गज के वो जगह तो है ना वहाँ पे। पंचकुला का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो कॉलोनियों को ही माना जाता है। नहीं, मैं वोट बैंक की बात ही नहीं करता। मेरे को वोट बैंक की मतलब नहीं, मेरे को मतलब है कि जो लोग इतना जीवन, जो दुर्भर जीवन है, उनके जीवन को आसान किया। मेरे पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये है कि आम लोगों के लिए जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं, उनको दूर करना। ऐसे आप देखिए, जो आशियाना कम्प्लेक्स है, आशियाना कम्प्लेक्स में फ्लैट बने हुए हैं 12-13 साल से, जो भी बने हैं, आज तक किसी को ये नहीं पता उसको पेंट किसने कराना है। एमसी कराएगी, उन जो वहाँ पे रह रहे हैं वो कराएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कराएगी। आज तक उन पे एक बार भी पेंट नहीं हुआ। उनकी कोई रिपेयर का किसी को नहीं पता कि उसकी रिपेयर किसने करानी है। तो वो अब खंडर होते जा रहे हैं। अगर उनकी मेंटेनेंस ना हो तो धीरे धीरे वो जो फ्लैट्स हैं उनकी हालत खस्ता होती जाएगी। तो मेरी एक प्रायोरिटी रहेगी कि इन जो आशियाना के फ्लैट्स हैं, इनकी रिपेयर और उनकी पेंट के लिए जो भी पॉलिसी बने, जो भी स्कीम बने, जल्दी से जल्दी उसको किया जाए। तीसरा है झूरी वाले में एक डंप है, बहुत बड़ा डंप है, और उस पर कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो वहाँ से उसको झूरी वाला से उसको डंप को हटाया जाए, और उसके लिए कोई दूर अल्टरनेट साइट जो एनजीटी की रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो उसका प्रोसेसिंग प्लांट है कहीं और लगाया जाए। दूसरा क्या है कि जो सेग्रीगेशन का है, सेग्रीगेशन का सिस्टम इनका बिल्कुल गलत है। सेग्रीगेशन होती नहीं, ऐसे के ऐसे ही चले, तो उसके ऊपर खर्चा जरूर डाल रहा है, लेकिन सेग्रीगेशन कहीं नहीं हो रही। तो उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन का सिस्टम यही है कि सेग्रीगेशन एट डोर स्टेप, बड़े बड़े डस्टबिन दिए जाएँ, जैसे कि बाहर के सारे कंट्रीज में होते हैं। उन डस्टबिन में हरा, नीला और काला, वो 3 डस्टबिन हो, ताकि लोग अपने आप ही उसमें डस्टबिन में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और जो हैजर्ड्स मटेरियल है उसमें डालें, ताकि अलग अलग गाड़ियाँ। पंचकुला चंडीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कूड़े की गाड़ी है उसमें दोनों गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा का एक ही गाड़ी में डाल रखे हैं, और अंदर से ये भी नहीं पता कि वो अंदर से उसका खाना है या नहीं है। उससे क्या मिक्स हो जाता है, और जो कूड़ा उठाने वाला है उसको भी ये नहीं पता होता कि गीला कूड़ा कैसे सेग्रीगेट करना है और सूखा कैसे करना है। उससे क्या है ना, वहाँ पे उतारने की
फिक्स हो जाएगा। तो एट सोर्स जो है सेग्रीगेशन होनी चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि हम किसी अच्छे शहर का मॉडल यहाँ पे लेकर आएँ। और सारी दुनिया में ये है कि हफ्ते में एक बार गीला कूड़ा हर घर से लिया जाता है। हफ्ते में एक बार, जैसे मंगलवार को गीला कूड़ा उठा के ले गए, बुधवार को सूखा कूड़ा ले गए। और गाड़ियाँ भी जो हैं अलग अलग गाड़ियाँ, गिल्ले कूड़े की गाड़ी अलग होगी, वो अलग जगह पे जाएगी, सूखे कूड़े की गाड़ी अलग होगी, वो अलग जगह पे जाएगी। सेम एजुकेशन का है। पंचकुला में कोई भी इंसान जो है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता, सब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में सिर्फ वही पढ़ाते हैं जिनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, जो अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। तो हमारा आम आदमी पार्टी का हमेशा एजेंडा है कि जो सरकारी स्कूल है उनका इतना अच्छा स्टैंडर्ड कर दिया कि लोग प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो हमारा ये एजेंडा रहेगा कि जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा हो। चौथा मेरा सबसे बड़ा एक और पॉइंट है कि सारे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में कोई भी खेल का मैदान नहीं है, सिर्फ ताऊ देवीलाल स्टेडियम को छोड़ के, जहाँ पे आम बच्चे नहीं जा सकते। तो पंचकुला में आज की डेट में 140 करोड़ के देश को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला। स्विमिंग का पूरे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में एक भी स्विमिंग पूल नहीं है जहाँ पे बच्चे तैरना सीख सके। आज तक मेरे को नहीं लगता स्विमिंग पूल में इंडिया को कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। अगर सुविधा नहीं तो बच्चे तैरना कैसे सीखेंगे। अब सिर्फ जिमखाना क्लब में मेरे ख्याल पंचकुला में स्विमिंग पूल होगा, और वहाँ पे कौन से बच्चे जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बेसिक जो नेसेसिटी मैं कहता हूँ खेल के लिए, बच्चों के लिए हर सेक्टर में या हर 2 सेक्टरों में एक कम से कम प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया जाए। पूरे पंचकुला में 2 या 3 स्विमिंग पूल अच्छे क्वालिटी के बने ताकि बच्चे तैरना सीख सकें। रोजगार की जो हालत है वो खस्ता है। लोग, मैं सब गांव में घूमता हूँ, कॉलोनी में घूमता हूँ, किसी को ये सपने में भी नहीं सोचता कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा। उनकी पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ये है कि हमें कल को ठेकेदार वाली नौकरी मिल जाए, और ठेकेदार भी जो नौकरी देता है उसमें भी वो पैसे लेकर नौकरी देता है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पहुंच कितनी होती है, DC रेट हमें मिल जाए। अगर DC रेट मिल जाए वो सोचता है हमारी ज़िंदगी का सपना पूरा हो गया, उससे ऊपर सोच ही ख़त्म होगी हमारी जनरेशन की। तो अगर हम रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और उसके लिए हमारे पास पूरा रोड मैप है कि हमने कैसे रोज़गार देना है। कोई ये जरूरी नहीं कि सरकारी रोज़गार मिले, लेकिन उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिले। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक पूरी की पूरी व्यवस्था बने हर गांव में या हर क्लस्टर ऑफ गांव में। फैक्ट्री खोलने की एक प्रायोरिटी दी जाए सरकार की तरफ से, ताकि उसी गाँव के बच्चों को वहाँ पर हर फैक्ट्री में जॉब मिल सकते। इस तरह के बहुत एजेंडा पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे लेके जा सकते हैं। पहले तर्ज पर आपका पंचकुला के लिए क्या कार्य रहेगा? जैसे आप कॉलोनियों की बात कर रहे हैं जो 50 साल से वैध नहीं हो पाए हैं, क्या आप अगर सरकार में आते हैं, आप विधायक MLA बनते हैं, तो पहले तर्ज पे उन कॉलोनियों का जो लोग हैं उनके भविष्य में सुधार आएगा? क्या उन कॉलोनियों को वैध किया जाए? मैं अपने जीवन को ये सफल मानूंगा अगर MLA होने का मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैं ये काम करवा सकूँ। और मैं ये करवा कर रहूँगा कि जिनको ये अवैध कहते हैं, लाल डोरा से बाहर के जो घर बनते हैं उसको भी अवैध कह देते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान पैदा हो गया उसको रहने का हक है। अगर उसको रहने का हक है तो उसके घर पे छत उसके सर के ऊपर छत होनी चाहिए। 50 साल से वो लोग हैं, 50 साल से वहाँ जा चुके हैं, वहाँ का हाल देखो। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी आई है। 50 साल से दिल्ली में बुरा हाल था, कांग्रेस और भाजपा सरकार आती थी, वहाँ भी कॉलोनी का ही हाल था, लेकिन अब देखो कितना सुधार हो रहा है। अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो नेचुरली, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मतलब आम आदमियों की पार्टी, तो हम आम आदमियों के लिए सबसे पहले काम करते हैं। आपने देखे होगा सब जगह के, तो कॉलोनियों को रेगुलराइज कराना या कॉलोनियों को प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना, वहाँ पे सुविधाएं देना, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हुई। अब आप इलीगल के नाम पे उनकी सारी सुविधाएं से उनको वंचित कर देते हो, ना उनको पानी देते हो, ना उनको बिजली देते हो, ना उनको सीवरेज देते हो। ये एक बहुत बड़ा इनह्यूमन है, बहुत बड़ी एक क्रुएल्टी टू पीपल है कि सिर्फ आपने अवैध कॉलोनी कह के उनको सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। बांग्ला और पाकिस्तान से भी ज़्यादा दयनीय हालत है उन कॉलोनियों की। मैं वही तो कहता हूँ, मैं शब्द ऐसा यूज नहीं करना चाहता कि एक बार आप अगर कॉलोनी में उसमें जाके देखा होगे तो कई दिन तक आपको नींद नहीं आएगी। मेरा तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही है कि राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बुढ़नपुर, आशियाना,
इनका पूरी तरह से उद्धार हो जाए। अगर इनका उद्धार हो तो मैं समझूंगा मेरे जीवन का भी उद्धार हो गया। 10 साल रहे विधायक, कहते हैं कि 10 सालों में जो 10 साल विधायक रहे हैं, 5,000 करोड़ खर्च किए हैं। जो 10 साल विधायक रहे हैं उन्होंने अगर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, मैं ये जनता को कहूँगा अगर जनता उनके काम से सेटिस्फाइड है, अगर उनको लगे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो प्लीज़ उनको वोट दीजिए, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम काम वोट हमेशा काम के नाम पर मांगते हैं। अगर आप 10 साल में कुछ नहीं कर सके तो आप 11वें साल में आकर भी मेरे को नहीं लगता कुछ कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, उसका असर अब हरियाणा की राजनीति पे देखते हैं? देखिए अरविंद केजरीवाल जी को पहले तो जेल में नजायज़ डाला गया, सारी दुनिया को पता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी उनके ऊपर CBI का केस डाल दिया, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी पढ़ी होंगी कि कितनी ज़्यादा नजायज़ उनके रखा गया था। पहले सिसोदिया जी को छोड़ा गया, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब भी इवन CBI को पिंजरा तक कह दिया। तो बेसिकली ये केस शुरू से ही झूठा केस था। 13 बार शायद अरविंद केजरीवाल जी के घर पे रेड हुई होगी, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हुई होगी। हमारे किसी भी एक भी लीडर के घर से 1 रुपया भी आज तक बरामद हुआ तो बताएं। बाकी लीडरों के घर पे रेड होते, किसी के 100 करोड़, किसी के 50 करोड़ मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मेरा जो अप्रूवर बना वो पहले जेल में था, उसने 60 करोड़ रुपया या 55 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिया और वो अप्रूवर उसके बेस पे, उसके सिर्फ टेस्टिमोनी के बेस पे इनको अरेस्ट किए थे, जो कि बिल्कुल झूठी थी। क्योंकि मेरे मुताबिक, मेरे को कानून का ज्ञान है, मेरे मुताबिक क्या है कि जो पुलिस अप्रूवर होता है उसकी टेस्टिमोनी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रेमगढ़ जी, आखिरी सवाल है, पिछली बार भी हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो किस पार्टी से गठबंधन करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में इलेक्शन लड़ी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सब कहते थे इनको 5 सीटें मिल जाएंगी, 10 सीटें मिली, 17 में से 60 सीटें मिली। दूसरी बार फिर 17 में से 62 सीट मिली। चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रधान था, मेरे को सब लोग कहते आपके पास तो 35 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आपको, आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? और हमने इलेक्शन भी लड़ा और भाजपा को भी हराया। पंजाब में सारी दुनिया कह रही थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, हमने 117 में से 92 सीटें ली। इस पार्टी के ऊपर भगवान की कृपा है, असल में राम की कृपा आम आदमी पार्टी के ऊपर है। और हरियाणा में भी सब लोग कह रहे कि आपके इतनी सीटें हैं, इतने से। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, इस बार जो अंडर करंट है, जिसको हम अंडर करंट बोलते हैं, वो एक चेंज की तरफ, बदलाव की तरफ है। क्योंकि कांग्रेस को भी लोगों ने देख लिया, भाजपा को भी लोगों ने देख लिया। अब लोग, मैं इतने गांव में जा रहा हूँ, सबसे पूछता हूँ आप पिछले 10 साल से 20 साल से सेटिस्फाइड हैं? सब कहते हैं हमें ना कांग्रेस ने कुछ दिया ना हमें भाजपा ने कुछ दिया, अब हम बदलाव चाहते हैं। और मेरे को लगता है अंडर करंट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ होगा और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कितनी सीटें सोच रहे हैं आप? मैं कोई गैस वर्क नहीं कर सकता। 90 सीटों पे मैं तो ये कहता हूँ हमारी जीत होनी चाहिए, लेकिन हाँ 90 पे नहीं होती तो पूर्ण बहुमत हमें मिलेगा। ठीक है।